हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास है, 21 मई को होगा। तो आज हम लोग कवर करेंगे एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की थ्योरी प्लस एमसीक्यू की जो बुक दी गई थी उसे कवर करेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी सामान्य रूप से किस विज्ञान को कहते हैं? उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण में दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने। कब किया था? 1869 में। कितने पारिस्थितिकी में दो पक्षों का अध्ययन किया जाता है? कौन कौन सी शाखा है? स्वपारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी। ऑटोइकोलॉजी, सिनेकोलॉजी। ऑटोइकोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं? किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में एकाकी प्रजाति के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन करते हैं। समुदाय में क्या करते हैं? देखो वनस्पति समुदाय, देखो समुदाय से ही समझ में कि ग्रुप होगा, ठीक, समुदाय। और इसको याद रख लेना, स्व पारिस्थितिकी में एकाकी प्रजाति होती है। पारिस्थितिकी तंत्र आता है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। कब किया था? 1935 में। इसकी रचना जीवों में अजैविक संगठनों से होती है। अपेक्षाकृत क्या होता है? स्थिर दशा में होता है। कैसा तंत्र है? विवृत तंत्र है। विभिन्न आकारों एवं प्रकारों का होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये तंत्र जो है कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। संरचना 3 मूल घटकों से होती है, ठीक है। कौन कौन से 3 मूल घटक होते हैं? ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और अजैविक संगठन। अब देख लेते हैं ये जो चार्ट दिया हुआ है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 तत्व दिए हैं, जैविक तथा अजैविक तत्व, ठीक है। जैविक में कौन कौन से आएगा? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अजैविक में मृदा, जलवायु इत्यादि। उत्पादक के अंदर पेड़ पौधे आ जाएंगे। उपभोक्ता 4 प्रकार के दिए गए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उच्च मांसाहारी, ठीक है। अजैविक 3 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, पौधिक घटक। कार्बनिक में जल, लवण, गैसें आती हैं। अकार्बनिक में प्रोटीन, कार्ब्स, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस। भौतिक घटक में ऊर्जा, वायु प्रकाश आदि, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है? खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश बहिर्गमन होता है। ऊर्जा, जैविक, भौतिक संगठकों के मध्य जटिल पारस्परिक अंतरक्रियाएं होती हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार दिया है तो प्राकृतिक होता है और कृत्रिम होता है। प्राकृतिक जैसे स्थलीय प्राकृतिक तंत्र, घास के मैदान, वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय। फिर जलीय आता है, 2 प्रकार का होता है, अलवड़ी, लवड़ी। समुद्र, लवड़ी, झीलें आदि, ठीक है। अलवड़ी में आएगा तालाब, नदी, झरना, ठीक है। अलवड़ी 2 प्रकार के होते हैं, प्रवाहित बहते हुए जल में, स्थिर ठहरे हुए जल में। प्रवाहित बहते हुए जल में नदी आ जाएगी, उसमें ठहरे हुए में आ जाएगी तालाब। इसके बाद देखते हैं कृत्रिम में कौन कौन से आता है जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे कृषि, खेत, उद्यान, भूमि आदि। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता ऊर्जा प्रवाह के प्रारूप पर निर्भर करती है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित संगठकों के सभी पक्षों का ऊर्जा प्रवाह आश्रित होता है। इसके बाद आता है जीवमंडल। जीवमंडल के अंतर्गत वनस्पति, पशु जीवन बिना रक्षक साधन के संभव होता है। जीवमंडल का आवरण जो है सामान्य रूप से 30 किलोमीटर से कम मोटी वायु, जल, मिट्टी, सेल की परत होती है, पतली परत होती है, ठीक है। जैवमंडल के संगठक जो है वो देख लेते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। जैविक में वियोजक, पादप, जंतु आता है। ऊर्जा में सौर, जौरीय, भूतापी। अजैविक में स्थल, मृदा, वायु, जल, ठीक है। आगे देखते हैं अजैविक संगठक के। इसके अंतर्गत मोटे तौर पर वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है। वायुमंडल की परतें दी हुई हैं, देख लेते हैं। तो 0 से 12 किलोमीटर तक होती है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल। 13 से 50 तक होती है स्ट्रेटो। 51 से 80 मेसोस्फेयर। 81 से 800 थर्मोस्फेयर। इसके बाद 800 से 1000 एक्सोस्फेयर, ठीक है। जीवमंडल में जीवों के आवश्यक ऑक्सीजन, जीवमंडल में जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन व गैस प्रदान करता है, ठीक है। प्रवेशीय लघु तरंग शारीरिक विकिरण के लिए पारदर्शक बनकर शारीरिक ऊर्जा को छानकर भूतल पर आने में सहायता प्रदान करता है। हरी पत्ती वाले पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि से आहार ऊर्जा रूप में परिवर्तित करते हैं। जलमंडल, झीलें, नदियां महासागरों में सम्मिलित है। स्थलमंडल सेल निर्मित कृष्ठ होता है। विस्तार महाद्वीपीय तथा महासागर में होता है। भूपटली चट्टानों का अपक्षय होने से कृष्ठ के सबसे ऊपरी भाग पर मिट्टी निर्माण होता है। इसके बाद देख लेते हैं मृदा तंत्र, ठीक है।
मृदा आवरण वायुमंडल तथा स्थल मंडल के मध्य आवंतरण ट्रांजिशन जोन होता है। जैसे हम लोग इकोटोन पढ़ते हैं ना, वो भी ट्रांजिशन जोन होता है, वैसे मृदा भी क्या है, ट्रांजिशन जोन है। इसे जैविक भट्टे भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं जैविक संगठक, पादप तंत्र, जंतु तंत्र। ठीक है, पादप तंत्र में देख लेते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो पादप तंत्र में आएंगे। जंतु जो होंगे, जंतु दो प्रकार के दिए हैं, स्वपोषित संगठक, परपोषित संगठक। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, जो स्वपोषित होते हैं, परपोषित मतलब दूसरे जंतुओं को मतलब जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। ठीक है, जैविक परपोषित जंतु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणिसंभोजी। मृतजीवी को सैप्रोफाइट्स कहते हैं। मृत पौधों और जंतुओं से प्राप्त जैविक कार्बनिक यौगिकों को घोल रूप में ग्रहण करते हैं। परजीवी कौन से होते हैं? ऐसे जंतु जो अपने जीवन निर्वाह के लिए आहार तो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। होलोजोनिक किसे कहते हैं? जो जंतु अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करता है। अवियोजित आहार के बड़े बड़े भाग तक कहा जाता है, जैसे गाय, ऊंट, शेर, हाथी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सूक्ष्म जीव तंत्र जो होता है, सूक्ष्म वियोजक किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव तंत्र को ही कहते हैं। सड़ा गलाकर वियोजित करता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। जीवमंडल के तत्वों का कार्यात्मक विभाजन देख लेते हैं। अजैविक उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक। उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार पोषण पदानुक्रम में संपन्न होता है, कई स्तरों पर संपन्न होता है। पोषण स्तर कहते हैं जिस बिंदु पर एक जीव दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरण करता है, पोषण स्तर कहते हैं। फर्स्ट में पेड़ पौधे आएंगे। ठीक है, जीवन ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। इस स्तर में प्राणी अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करता है, भेड़, बकरी, गाय, जिराफ। ठीक, चढ़ने वाले भी प्राणी कहते हैं। थर्ड में मांसाहारी आते हैं। फोर्थ में कौन कौन आता है? सर्वाहारी, जंतु और मनुष्य दोनों आते हैं। इसके बाद देख लेते हैं फूड चेन। तो फूड चेन क्या होती है? आहार तथा ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होते हैं। इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। इस प्रकार उत्पादक तथा उपभोक्ता के आधार पर जीवों को पदानुक्रम संरचना कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम्पल आ जाता है। घास, पतिंगा, मेढक, सांप, बाज होगा, तेंदुआ। सेकंड क्या? पौधे, हिरन, भेड़िया, शेर। अच्छा, ये जो फूड चेन होती है वो लीनियर होती है। फूड वेब क्या बोलते हैं? जाल जैसा बना होता है, मतलब जैसे दिखा हुआ है कि ये इसको भी खा रहा है, उसको भी खा रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। देखो भाई, पेपर बहुत पास है, इसलिए थोड़ा जल्दी में रिवीजन करना होगा और जल्दी में ही देखना पड़ेगा जितना भी है। तो कोई ये नहीं कहना कि बहुत फास्ट पढ़ाया जा रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह देख लेते हैं। ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन होता है? भैया सूर्य साहब होते हैं, ये सभी को पता है। ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होता है? लीनियर या एक दिशीय होता है। पुनः तंत्र को प्राप्त नहीं कर देते हैं। ऊर्जा का प्रवाह पोषण स्तरों से होकर गुजरता है। यह प्रवाह ऊष्मागतिकी के प्रथम द्वितीय नियमों से नियंत्रित होता है। अब आ जाते हैं लिंडमैन साहब। उन्होंने क्या दिया? 10% का नियम दिया। इसके अनुसार पोषण स्तरों जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, 90% हास हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। अब देखो, ये पूछा जा सकता है कि पिरामिड किसने बताया? भैया विचार किसने दिया? तो चार्ल्स एल्टन साहब ने। कब दिया? 1927 में। सामान्य दशा में आहार श्रृंखला के अंतर्गत निचले पोषण स्तर में सबसे ऊपरी पोषण स्तर के बीच जीवों की संख्या इस तरह घटती है जिससे उसका पिरामिड बन जाता है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, संख्या पिरामिड जो होता है वो सीधा उल्टा दोनों बनता है। ठीक है, सीधा कब होगा? जब घास पर वेस्ट होगा, और उल्टा कब होता है? जब वृक्ष मतलब पेड़। बायोमास पिरामिड जो है ये भी सीधा उल्टा दोनों प्रकार का होता है। इसमें क्या किया जाता है? सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद देखते हैं ओके, इसके बाद कौन सा दिया हुआ है? बायोमास पिरामिड देख चुके, सीधा उल्टा देता है। उल्टा कब बनेगा? जब एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं चक्र दिया हुआ है बहुत प्रकार के। ठीक है, ऊर्जा पिरामिड भी देख लेते हैं। ऊर्जा पिरामिड जो है सदैव सीधा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है 10% रूल ऑफ लिंडमैन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये हमेशा सीधा बनेगा क्योंकि ऊर्जा घटती चली जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायन चक्र।
ये क्या होते हैं, बृहद स्तरीय चक्र होते हैं। कैसे होते हैं, बृहद स्तरीय होते हैं, जिनके द्वारा अजैविक तत्व जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है। अंत में ये तत्व पुनः अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं। जैविक तत्व आहार श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न जीवों में स्थानांतरित होते हैं। इनके मृत हो जाने से जैविक पुनः रासायनिक तत्व में बदल, मतलब चक्र मतलब ऐसा होना, जैसे बोलते हैं ना पृथ्वी गोल है, घूम पे वही वापस आ जाना, उसी को चक्र बोल देते हैं। मतलब जिस फॉर्म में गए थे उसी फॉर्म में एट द एंड वापस आ जाना। जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का 50% भाग जो होता है कार्बन होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, तो नाइट्रोजन चक्र जो है पौधे तथा विकास के लिए नाइट्रोजन यौगिक के रूप में आवश्यक होती है। जीवित जीव इसका प्रत्यक्ष उपभोग नहीं कर पाते हैं। पौधे नाइट्रोजन को अमोनिया, लवण तथा नाइट्रेट के रूप में मिट्टियों से प्राप्त करते हैं। प्राणी पौधे का भक्षण करके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। प्राणियों की मृत्यु के पश्चात ये पुनः वायुमंडल में वापस मिल जाता है। ठीक है, देखो वायुमंडल से आया, वायुमंडल में ही मिल गया, इसी को चक्र कहते हैं। मतलब पृथ्वी गोल है, घूम के वहीं वापस आ गए। फास्फोरस चक्र, देखो पृथ्वी का कोई है नहीं कनेक्शन, बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, फास्फोरस चक्र देख लेते हैं। फास्फोरस चक्र जो है फास्फोरस को जैविक पदार्थ अपनी प्रोटीन की आवश्यकता आपूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। यह चट्टानों से प्राप्त होता है, पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, पुनः जीवों के उपभोग उनकी मृत्यु के पश्चात पुनः प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन चक्र। तो जीवमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन जैविक पदार्थों का शुष्क वजन कितना है, 90% भाग। जीवों के सकल भार का 70% भाग कितना है, जल है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं पृथ्वी पर जल कितना है। तो ये देख लेते हैं, कभी कभी दे देते हैं कि सही है कि गलत है। महासागर में 97.25%, हिमटोपी हिमनद में 2.05%, भूमिगत जल 0.68%, झील में 0.01, ठीक है, मृदा नमी में 0.005, ठीक है, वायुमंडल में 0.001, नदियों में 0.0001, उसके बाद जीवमंडल में 4 टाइम 0 4%, ठीक है, 4 याद रख लेना, 40 फिर 4%। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता देख लेते हैं। किसी क्षेत्र की में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी उत्पादकता किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को ही पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। विश्व की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता कितनी है, तो कितनी है, 303 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, जबकि विश्व का संपूर्ण क्षेत्रफल सकल नेट प्राथमिक उत्पादन का कितना है, 155.2 इंटू 10 की पावर 9 टन प्रति वर्ष। इसके बाद वनस्पतिक इकाई देख लेते हैं, औसत उत्पादकता। वन की कितनी है, 1290, खुला महासागर की 125, सवाना घास की 600, महाद्वीपीय सल्प की 350, कृषि की 650, ताजा जल की 1250, जंगल की 600, रीफ एवं एस्चुरी की 2000, टुंड्रा की कितनी है, 140, टुंड्रा 140, ऊर्ध्वगामी जल कितना है, 500, मरुस्थल 003 दिया हुआ है, और मरुस्थलीय झाड़ियां 70। पर्यावरणीय सुरक्षा, व्यापक पर्यावरण क्या है, व्यापक समष्टि है। इसमें जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, जीव जंतुओं का संरक्षण आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु वैश्विक स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रयास है। तो आईयूसीएन, सबसे पहले तो इसका भैया मुख्यालय पूछ लेते हैं, कहाँ है आईयूसीएन का, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कब स्थापित हुआ, 1948 में। विश्व का सबसे बड़ा विविध पर्यावरणीय नेटवर्क है, जो अपने 1400 से अधिक सदस्यों, संगठनों, 17,000 विशेषज्ञों के ज्ञान की पहुंच का उपयोग करता है। आईयूसीएन विविधता और विशेषज्ञता द्वारा प्राकृतिक जगत की और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों पर वैश्विक प्राधिकरण बनाती है। इसके बाद देख लेते हैं यूएनईपी। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनईपी नैरोबी केन्या। ठीक है, ये 3 संकटों पर परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है। कौन कौन से संकटों पर, जलवायु, प्रकृति, भूमि, जैव विविधता के नुकसान, संकट, प्रदूषण। जलवायु, प्रकृति, भूमि, जैव विविधता, प्रदूषण और कचरे। कब स्थापना हुई, 1972 में। ठीक है, कितने सदस्य हैं, 193, 193। इसके बाद देख लेते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये कब बना हुआ है, 1961 में। यूएनईपी बना था किसमें, यूएनईपी बना था 1972 में। ठीक है, और ये बना है 1961 में। ठीक है, तो
इसके पहले कौन था? ये थे IUCN 1948। ठीक है, कभी कभी क्रोनोलॉजी भी बोल देते हैं। तो IUCN 1969, फिर आता है UNEP 1972, फिर आता है वर्ल्ड इसके पहले आ जाएगा WWF कब? 1961 में। ठीक है, तो स्थापना हुई। अब देख लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो 1987 में सहमति 1 जनवरी 1989 में लागू। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सहमति कब हुई? 1987 में। लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1989 में। किस लिए था? तो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए था। उद्देश्य क्या था? ओजोन क्षयकारी पदार्थों OD5 के उत्पादन उपभोग को कम करना। इसके सफल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कितने देश ने अनुमोदित किया है? तो 197। उद्देश्य क्या है? OD5 को कम करना, समाप्त करना, वैश्विक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, विकासशील देशों की सहायता करना। इसके बाद देखते हैं भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो देखो कब आया? 1987 में आया था, 1 जनवरी 1989 में लागू हुआ था। और भारत ने 1992 में एक अनुच्छेद 5 के देश के रूप में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 7 नियंत्रित पदार्थों का उत्पादन उपयोग किया और CFC हेलोन शामिल थे। ठीक है, इसका ओजोन परत का ह्रास करने वाले तत्वों पदार्थों के संबंध में किया गया था। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए बोला जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय संधि है, 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए, 1 जनवरी 1989 को लागू किया गया। इस प्रोटोकॉल में 2016 में किगाली संशोधन द्वारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मतलब HFC के चरणबद्ध तरीके से उपयोग को कम करने का आह्वान किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं पृथ्वी सम्मेलन, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 1992 कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से 1992, ठीक है, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कितने देश ने भाग लिया था? तो 100 देशों ने। इस कॉन्फ्रेंस में एजेंडा 21 के अंतर शामिल हुआ था, मुख्य मुद्दा था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो। अभी हम लोगों ने देखा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1992 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के संबंध में 19 देखो जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, तो उसके अनुसार 1997 में जापान के क्योटो शहर में स्वैच्छिक संधि थी। 141 ने हस्ताक्षर किया, सहमति की। वर्ष 2012 तक हानिकारक गैसों का उत्सर्जन 1990 के स्तर से 5.2% की कमी की जाए। अब आता है नागोया प्रोटोकॉल। कब हुआ नागोया प्रोटोकॉल? 2010 में। तो मॉन्ट्रियल 87 में था, उसके बाद अर्थ समिट थी 1992 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, नागोया 2010 में। इसके बाद आता है कार्टेजना। 11 सितंबर 2000 को स्वीकार किया गया था। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ऐसे कानून, नियम, कार्यविधियां तैयार की गई जिससे जीवित रूपांतरित जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के उपयोग, उत्पादन करना सुरक्षा समाज के लिए सुरक्षित हो। राष्ट्रीय प्रयास देख लेते हैं। देखो इनका ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। वन्य प्राणी 1972, UNEP भी था, कब था? 1972 में। तो वन्य प्राणी UNEP 1972। इसके बाद आता है क्रोनोलॉजी के साथ देख लेते हैं। जल प्रदूषण 1974, जल प्रदूषण 1974, वन्य प्राणी 1972, जल प्रदूषण 1974। इसके बाद वन संरक्षण 1980, वायु संरक्षण 1981, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986। तो सबसे पहले आया वन्य प्राणी 1972 में, फिर जल प्रदूषण 1974 में, फिर पहले जल प्रदूषण को रोका गया, फिर वन संरक्षण किया गया 1980 में, वन के साथ साथ वायु संरक्षण 81 में किया गया, पर्यावरण संरक्षण 1986 में। वन्य प्राणी देख लेते हैं 1972, वर्ल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में। ठीक है, मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना, बेहतर कानूनी केंद्रीय सरकार को ऐसा उपाय का अधिकार करने का दिया जाता है जो शुद्ध जल स्वच्छ रखने में सहायता करे, प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्तर योजनाएं तैयार करना, विभिन्न मापदंड तैयार करना, औद्योगिक क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना, प्रदूषण संबंधी शोध कार्य करना, हानिकारक गैसों उत्सर्जन, उद्योगों से निकाले जाने वाले जल इत्यादि के नियम कानून तैयार करना, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए आचार संहिता तैयार करना।
ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं वायु संरक्षण। देखो इसके पहले था जल संरक्षण 1980, जल के बाद वायु संरक्षण 1981 और वायु के बाद था पर्यावरण संरक्षण 1986। कब हुआ? 29 मार्च 1981 को पारित हुआ। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड के कार्य किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करना, वाहनों के द्वारा प्रदूषण उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करना, उद्योग की स्थापना करना, किसी भी कारखाने को नमूना एकत्रित करना। ठीक है, इसके बाद वन संरक्षण देख लेते हैं 1980। तो कब बनाया गया? 1980 में। किसी आरक्षित जंगल को अनारक्षित जंगल घोषित किया जा सकता है। किसी वन को अन्य भूमि में बदला जा सकता है। उल्लंघन करने पर कितने दिन की सजा होगी? 15 दिन की। इतने दिन की सजा में क्या ही कर लेगा इंसान। फिर आता है जैव विविधता एक्ट 2002। कब पारित हुआ? 2002 में। इस एक्ट के द्वारा जैव विविधता प्राधिकरण, स्टेट जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित करने का प्रावधान है। एक्ट के अंतर्गत नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण 2003 में किया गया। इस एक्ट के अनुसार सभी विदेशी संगठनों को जैव विविधता के संसाधनों प्राप्त करने तथा उनके उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य है। कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको देख लेते हैं। कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक के रूप में उपयोग करते हैं। तो कौन सा है? ग्रीन स्टील। ऑप्शन ए, ग्रीन स्टील। ठीक है, ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती है, जिनकी अनुपस्थिति प्रजातियों के उस पूरे समूह की कमी को इंगित करती है। तो कौन सी होती है? संकेतिक प्रजातियां। ठीक है, इंडिकेटर। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? बायोडिग्रेडेबल एल्युमिनियम फाइल कहाँ से डिग्रेडेबल हो जाएगी? ठीक है, पारितंत्र के दो घटक जैविक जीवी अजीवी, जैविक अजैविक। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र हम लोगों ने देखा, एजी डांस ने किया था भैया। पारिस्थितिकी शब्द तंत्र किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं भैया? उसको कहेंगे फौना। फ्लोरा कहते हैं पौधों को। अजैविक संगठक नहीं है, कौन नहीं है? कवक। ठीक है, जल चक्र के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति कौन सी है? सौर विकिरण होगी। उसके बाद देखते हैं घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी पिरामिड का। देखो घास के मैदान में कई सीधा उल्टा दोनों हो जाता है भैया। तो ओके, तो कौन सा हो सकता है? सीधा और उल्टा। क्षैतिज उल्टा, सीधा नहीं होगा क्योंकि घास ज्यादा होगी, फिर कम होंगे, फिर कम होंगे, इसलिए क्षैतिज और उल्टा होगा। दोनों का लगभग मतलब वैसे ही है। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का माप क्या है? तो क्या माप है मानवीय मांग का? पारिस्थितिकी पद चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है? तो कौन कार्य करेगा? बैक्टीरिया एंड कवक। अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या को संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा भैया? ग्रीन पीस लाओ भैया हर जगह। इसके बाद पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक संबंधों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी शब्द अभी हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र देखा था, अर्नेस्ट हैकल ने शब्द किया था, हैकल साहब ने। ठीक है, स्वपारिस्थितिकी एकाकी प्रजाति होती है। ठीक है, और समुदाय वाली में समुदाय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र टांसले ने किया था। कौन सा पारितंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो बंद तंत्र नहीं होता है, खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा चलित है तो भैया सौर ऊर्जा द्वारा चलित है। ऑप्शन बी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता किस पर निर्भर करती है? तो भैया ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करेगी। ऑप्शन ए। स्वच्छ ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है? तो नदी वाला है। ठीक है, जीवमंडल की ऊंचाई सतह के कितने ऊपर होती है? तो हम लोगों ने देखा था 30 किलोमीटर तक होती है। कैसी होती है? पतली परत होती है। जीवमंडल के अजैविक संगठक में सम्मिलित होते हैं, कौन सा स्थल? जीवमंडल के संगठक कितने होते हैं? तो भैया 4 संगठक होते हैं, 3 होते हैं। देखो, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये 3 संगठक हो गए और ये हो गया जीवमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा संगठक सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? तो कौन सा? जलमंडल। जीवमंडल में जीवों के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? ऑक्सीजन। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसी जैविक भट्टी की उपमा दी गई है? तो भैया मृदा को कहा गया है जैविक भट्टी। स्वपोषित कहा जाता है, तो स्वपोषित है पौधे।
परिपोषित संगठकों में शामिल है, कौन कौन से शामिल है? तो वनस्पति, अपघटक, हिरन, तो हिरन होगा। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कौन आता है? तो जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जीव मंडल के तत्वों का विभाजन किया गया है। कितने तत्वों में विभाजन किया गया है? 4। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आता है? शाकाहारी। ठीक है, आहार श्रृंखला में कितने पोषण स्तर होते हैं? तो भैया 4 होते हैं। कौन सा सही है? तो पहला वाला सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक जटिल प्रक्रिया है? तो जाल वाली। भैया जाल बन जाएगा ना, जाल भूल गया, निकलना मुश्किल है। किसी एक पोषण तल से दूसरे पोषण तल के जीव के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण में कितना हाश होता है? तो 90% हाश होता है भैया। निम्नलिखित में से 10% रूल दिया था लिंडमैन ने। घास आधारित तंत्र कैसा होगा? उल्टा होगा। घास आधारित उल्टा होगा संख्या पिरामिड, क्योंकि घास ज्यादा होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, बट अच्छा ऐसा होगा, घास ज्यादा होगा, सीधा होगा, सॉरी। वृक्ष आधारित उल्टा होता है। घास आधारित ऊर्जा पिरामिड कैसा बनेगा? तो सदैव सीधा बनेगा। ठीक है, क्योंकि लॉस होता जाता है। जैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था में होकर गमन कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र। जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 50%। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। कौन सा चक्र चट्टानों को प्रभावित करता है? तो फास्फोरस चक्र। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का कितना प्रतिशत होता है? 90%। जल 70%। जल का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में? भूमिगत जल हम लोगों ने देखा था 0.68%। कौन सा जल संरक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्रदूषण को दंडित करना। कुओं, नदियों में कूड़ा फेंकना कहाँ से हो सकता है? कूड़ा फेंकेंगे तो और खराब होगा, तो ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र की घटती उत्पादकता का सही क्रम क्या है? मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। तो ऑप्शन बी।